प्रिपरेशंस आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ PHDG 173 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। आपको पता है, मैंने जितने स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन करवाया, जो भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं, जिसमें भी मैंने सजेस्ट करके दिया क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन आए हैं, वहीं से आते हैं, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। सो आप लोग जुड़े हुए रहिए। चैनल में न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। सो आप लोग एग्जाम के बाद भी मैं आपके साथ हूँ। सो आप लोग जल्दी से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं उसका कमेंट भी आप लोग कर देंगे कि सर मैं वीडियो यहाँ से देख रहा हूँ। ओके, चलो। देन आपको लास्ट में PDF पासवर्ड के बारे में बताऊंगा, PDF कहाँ से मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। चलिए, आप प्रॉमिस करके आप बैठ जाओ कि यहाँ पे आपको ये पूरा वीडियो देख लेना है, पूरा वीडियो से समझ लेना है, समझने के बाद ही आपको PDF डाउनलोड करना है। ये आप खुद से प्रॉमिस करो। अगर आप ये प्रॉमिस करते हो तो आपको यहाँ से, देखिए, आप जितना भी यहाँ टाइम दोगे ये टाइम आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एंड अगर आप स्टूडेंट दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जून 26 में एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, सो आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, फीचर का अर्थ बताते हुए, फीचर का अर्थ बताते, फीचर क्या होता है, फीचर का अर्थ बताते हुए स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न परीक्षाओं का क्या कीजिए, परिचय दीजिए। स्टूडेंट्स, एक बात और, आप लोगों को पता है ना, ये आपका क्या है, समाचार पत्र और फीचर लेखन पर आधारित है। ये फीचर लेखन एंड समाचार पत्र तो आप लोग जानते हैं कि जिससे भी हमें न्यूज मिलता है, ठीक है। तो ये समाचार पत्र आप समझ लें, जिससे हमको न्यूज मिलता है, अच्छे बुरे जो भी घटना से रिलेटेड न्यूज मिलता है, तो ये क्या है, समाचार। अब स्टूडेंट्स, फीचर लेखन को ध्यान से समझिए। क्या होता है फीचर लेखन? फीचर लेखन वह लेखन है जिसमें किसी विषय को समाचार से अलग, रोचक, मानवीय, विस्तृत और चित्रात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, ताकि पाठक क्या करे, उस विषय को आनंद से पढ़े, आनंद से महसूस करे और आनंद ले सके। तो आई होप आपको समझ में ये आया होगा कि फीचर लेखन ऐसा लेखन है जो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है कि जो भी उसे पढ़े ना, उससे दिल लग जाए, उससे जुड़ाव हो जाए, उसको मन न लगने लगे, उनसे बोरिंग ना होने लगे। यही होता है फीचर लेखन। फिर से समझिए और भी अलग से, फीचर लेखन ऐसा लेख है जो किसी विषय को रोचक बनाता है, सरल बनाता है, कहानी जैसी बनाती है, विस्तार से और मनोरंजक वैज्ञानिक ढंग से भी क्या करते हैं, इसे समझाते हैं। इसमें सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जाती है, बल्कि विषय को दिलचस्प, भावनात्मक और चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ताकि जो पाठक पढ़े वो इसमें जुड़ता रहे और उसे अच्छा लगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समाचार पत्र और फीचर लेखन क्या है। अब समझ में क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आपका यही था, फीचर लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न पक्षों का परिचय दीजिए। फीचर लेखन, फीचर फीचर पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विद्या है। क्या है? पत्रकारिता का मतलब पत्र वाला कार्य का ये एक महत्वपूर्ण विद्या है। यह समाचार की तरह केवल सूचना ही नहीं, यह सिर्फ समाचार की तरह सिर्फ सूचना ही नहीं ले देता, बल्कि किसी विषय को विस्तार से, रोचक ढंग से और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। फीचर का मुख्य उद्देश्य पाठकों को जानकारी देना नहीं, पाठकों को जानकारी देना। फीचर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पाठकों को जानकारी देना, मनोरंजन करना और किसी मुद्दे की गहराई को सरल भाषा में समझाना होता है। इसमें इसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव और भावनाएं भी शामिल कर सकता है। इसलिए फीचर लेखन समाचार से अधिक स्वतंत्र और रचनात्मक होता है। फीचर के विभिन्न पक्ष, फीचर के क्या विभिन्न पक्ष समझिए। फीचर के क्या है विभिन्न पक्ष? फीचर जो होते हैं सूचनात्मक पक्ष होते हैं इनके। सूचनात्मक पक्ष क्या होता है फीचर का?
फीचर किसी विषय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां क्या करती है, देती है। कोई भी खास सब्जेक्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण क्या करती है, जानकारी देती है, नॉलेज देती है उसके बारे में। उदाहरण के लिए पर्यावरण, त्योहार, जीवनिया, पर्यटन स्थल आदि लिखे फीचर पाठकों को नई बातें बताते हैं। मतलब मान के चलो पर्यावरण है, पर्यावरण से बारे में उनके बारे में बता दे, उनके रहस्य बताया, इनसे क्या फायदा होने वाला है। त्योहार है, त्योहार में क्या होता है, नहीं होता, उनसे जुड़े जुड़े ऐसे कहानी ऐसे सूचना तैयार करेगा कि जो पाठक को बहुत अच्छा लगेगा। जीवनिया, ये सभी आदि फीचर क्या करते हैं, ऐसी नई तरीके से बनाते हैं जो पढ़ने वालों को अच्छा लगे। इसमें आपका आता है दूसरा मानवीय पक्ष। मानवीय पक्ष में देखिए ह्यूमन इंटरेस्ट, तो ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए फीचर तैयार किया जाता है। तो देखो क्या फीचर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पाठकों की भावनाओं से जुड़ा होता है ना, भावनाओं से जुड़ता है। इसमें लोगों के अनुभव, संघर्ष, सफलता या सामाजिक जीवन के पहलुओं को आकर्षक ढंग से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन पक्ष इंटरेस्ट है ना। अब देखो मनोरंजन पक्ष इंटरटेनमेंट इंटरेस्ट क्या है, तो फीचर का उद्देश्य केवल तथ्य बताना नहीं, मतलब कि सिर्फ सच्चाई ही बताना नहीं, बल्कि पाठक को इसमें रुचि बनाए रखना भी है। इसलिए हमें हास्य, किस्से, उदाहरण और सरल भाषा का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा विश्लेषणात्मक पक्ष, ठीक, एनालिसिस किया जाता है इसमें भी। फीचर किसी मुद्दे की गहराई से विभिन्न विश्लेषण करते हैं। इसमें लेखक कारण, प्रभाव, समाधान और महत्व को भी सरल रूप में समझाता है आसानी से। साहित्यिक पक्ष में अगर देखा जाए तो देखिए फीचर लेखन में साहित्यिक सौंदर्य भी होता है। भाषा सहज, भावपूर्ण और चित्रात्मक होती है। भाषा जो होती है वो सहज मतलब अच्छे तरीके से, भावपूर्ण है ना, दिल से जुड़ाव लगाओ, चित्रात्मक होती है ताकि विषय क्या लगे, जीवन लगे, मतलब आनंद आए जिसमें, ठीक है, अच्छा लगने लगे। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझिएगा। समाचार का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए समाचार संकलन के विभिन्न तरीकों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। फिर समझिए क्वेश्चन कि समाचार का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए मतलब समाचार क्या होता है उसके बारे में बताते हुए समाचार संकलन के विभिन्न जो तरीके हैं, समाचार लिखने के, समाचार बताने के, समाचार देने के अलग अलग तरीकों को आप उल्लेख करना है इसके बारे में। चलिए देखो, समाचार का इंग्लिश में नाम होता है न्यूज। स्टूडेंट क्या होता है, न्यूज। तो वह ताजी और सच्ची घटना है। समाचार क्या है, वह ताजी और सच्ची घटना है जो समाज, देश या व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो और जिसे लोगों तक पहुंचाना आवश्यक हो जाता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, समाचार। समाचार ताजी घटना होती है, ताजी मतलब कि हाल ही में घटे हुए घटना होती है, सच्ची घटना होती है जो समाचार के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता है। समाचार का जो मुख्य उद्देश्य पाठकों या दर्शकों को समय पर सही जानकारी देना होता है। समाचार की प्रमुख विशेषताएं होती है कि वो सच्चाई बताए, नवीनता, नई चीजें, अच्छी चीजें, प्रभावशाली, महत्व और संतुलन और निष्पक्षता की बात करें। ये समाचार की क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। समाचार आज की महत्वपूर्ण, सत्य एवं रोचक घटना है जिसे पत्रकार सरल भाषा में जनता तक पहुंचाता है। न्यूज़पेपर के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए, है ना, पहुंचाता है, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाता है। समाचार संकलन के प्रमुख तरीके क्या हैं? समाचार तैयार करने से पहले पत्रकार को विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटानी पड़ती है। मतलब कि वो जो समाचार देने वाला है उनसे पहले उनके बारे में अच्छा से एनालिसिस किया जाता है, उनके बारे में जानकारी लिया जाता है ताकि अगर उन्हें जानकारी सही से नहीं हो तो वो समाचार आगे नहीं दे सकता है। इसे समाचार संकलन कहा जाता है जो सही से जानकारी जुटाता है। इसके मुख्य तरीके हैं, सबसे पहले तो भाई प्रत्यक्ष संकलन किया जाता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग किया जाता है, भाई पता किया जाता है कहाँ क्या है ना, पहले रिपोर्ट जुटाना पड़ता है, डायरेक्ट देखना पड़ता है जाकर वहां पर खुद। पत्रकार स्वयं क्या करते हैं, घटनास्थल पर जाकर जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो घटना हुआ ये कैसे हुआ है। जैसे कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुर्घटना स्थल, रैली, खेल मैदान आदि, ये सब जगह में वो खुद पहुंचते हैं। उसके बाद वो जुटाते हैं उनसे रिपोर्ट। यह तरीका सबसे विश्वसनीय माना जाता है। इससे क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई ये जो वहां पर गए हैं तो उन्हें सच्चाई पूरी तरह से पता होगा। देन उसके बाद फिर इंटरव्यू लिया जाता है, वहां के अगल बगल लोगों से पूछा जाता है, साक्षात्कार है ना, इंटरव्यू। पत्रकार संबंधित व्यक्ति से, पत्रकार जो होती है वो घटना जो होता है उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं
वहां पर जो पहले से व्यक्ति मौजूद होते हैं जिसके सामने घटना हुआ होता है उनसे पूछते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह तरीका विचारों, बयानों और तथ्यों को जानने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये उनसे पूछने के बाद ही वो आगे शेयर करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका बनता है आधिकारिक स्रोत। ऑफिशियल सोर्सेस से ये सब जानकारी जुटाते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑफिशियल सोर्सेस में भी ये डालते हैं, जैसे कि सरकारी विभाग, पुलिस रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, संस्थाओं के बयान, अदालत के दस्तावेज आदि से प्राप्त खबरें ये स्रोत विश्वसनीय माने जाते हैं। समाचार एजेंसियां, न्यूज एजेंसीज जैसे पीटीआई, यूएनआई आदि, ये एजेंसियां देश विदेश की खबरें एकत्र कर मीडिया को उपलब्ध कराती है। तो पीटीआई और यूएनआई ऐसा एजेंसी, एक एजेंसी है, क्या एजेंसी है, ये क्या करते हैं, देश विदेश की जो जानकारी है, खबरें को क्या करते हैं, एक जगह एकत्रित करते हैं। इससे तेज और व्यापक समाचार मिलता है और इसी के जरिए खास करके सोशल मीडिया में फास्ट पहुंचता है। अगला इसमें आता है जन स्रोत, पब्लिक सोर्सेस। आम नागरिकों, प्रत्यक्षदर्शियों, सोशल मीडिया, फोन कॉल, ईमेल आदि से मिली जानकारी भी कई बार महत्वपूर्ण मानी जाती है या महत्वपूर्ण बन जाती है। अगला स्टूडेंट्स अभिलेख, पुराने रिकॉर्ड, फाइलें, रिपोर्ट, पुस्तकालय आदि से पृष्ठभूमि सामग्री जुटाई जाती है जिससे समाचार और भी सटीक बनता है। स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सांस्कृतिक विचित्र, ये आप क्या है, सांस्कृतिक फीचर का महत्व बताते हुए उसके प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। सांस्कृतिक है ना, जिसमें रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा, कला ये सब आ जाते हैं। तो ध्यान समझिए, चलिए जानते हैं इसके बारे में। सांस्कृतिक फीचर वह लेख है, सांस्कृतिक फीचर वह लेख है जिसमें किसी समाज की संस्कृति, परंपरा, कला, भाषा, रीति रिवाज, जीवन शैली और मान्यताओं को रोचक और सरल ढंग से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठकों को अपने समाज तथा अन्य समाजों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना होता है। तो सांस्कृतिक फीचर का महत्व के बारे में बात किया गया था। तो देखिए इनके महत्व को। सांस्कृतिक फीचर का महत्व, सांस्कृतिक के संरक्षण में मदद। सांस्कृतिक फीचर का पहला क्या महत्व बताया गया है, संस्कृति के संरक्षण में मदद होता है। सांस्कृतिक संरक्षण में क्या मदद होता है, जैसे कि सांस्कृतिक जो फीचर है वो पारंपरिक कला, लोकगीत, नृत्य, खान पान और रीति रिवाजा को क्या करता है, दर्ज करता है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपनी संस्कृति को जान पाती है कि भाई हमारा क्या संस्कृति है। अगला पॉइंट आपका आता है इसमें से समाज को जोड़ने का माध्यम। इसमें तो ये आपका सांस्कृतिक फीचर में क्या होता है, समाज को जोड़ा जाता है। यह विभिन्न समुदायों की संस्कृति को प्रस्तुत कर आपसी समझ, सम्मान और एकता को बढ़ाता है। ज्ञानवर्धन, पाठक किसी क्षेत्र के इतिहास, त्योहारों, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में नई जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अगला पॉइंट इसमें है मनोरंजन और रुचिकर प्रस्तुति। सांस्कृतिक फीचर में किस्से, लोक कथाएं, रोचक तथ्य और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग होता है जो पढ़ने में आनंद देता है। अगला है स्टूडेंट्स पर्यटन को बढ़ावा। किसी स्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन पाठकों को उस स्थान की ओर आकर्षित करता है जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। सांस्कृतिक फीचर के प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कला और संगीत पहला क्षेत्र है। इसमें सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, वाद्य यंत्र और चित्रकला आदि दिखाए जाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स नृत्य और नाट्य परंपरा है। इसमें से कथक, भरतनाट्यम, भारत के जो अलग अलग नाटक है, यक्ष ज्ञान, लोक नृत्य आदि आते हैं। त्योहार और पर्व, दिवाली, होली, ईद, ओणम, बिहू, नवरात्रि आदि इसमें आते हैं। अगला है खान पान और वेशभूषा, तो इसमें आते हैं क्षेत्रीय भोजन, परिधान, पहराव की परंपरा, लोक कथाएं और मिथक। अगला लोक मान्यताएं, कहानी, परंपराएं, किंवदंतियां। अगला स्थानीय जीवन शैली, गांव की संस्कृति के बारे में, शहरी संस्कृति और परंपरागत पेशे के बारे में बताया जाता है इसमें से।
अगला स्टूडेंट इतिहास और धरोहर। इतिहास, ऐतिहासिक स्मारक, पुरानी इमारतें, सांस्कृतिक विरासत स्थल, इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये सांस्कृतिक फीचर आपस में लोगों को जोड़े रखता है। तो ये समझ गए क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिए इसे भी। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है? संपादकीय पृष्ठ किसी भी अखबार का सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर विचार वाला हिस्सा होता है। आप समझ में आ गया है? ये संपादकीय पृष्ठ होता है, मतलब पृष्ठ मतलब होता है पेज। ये ऐसा पेज होता है अखबार का जो गंभीर विचार देता है, मतलब एक अनोखा, सबसे एकदम यूनिक तरीके से वहां पर समाचार देता है, ताकि लोग इसे पढ़कर जल्दी जुड़ जाए उसमें। यह पृष्ठ सिर्फ खबरें ही नहीं देता है, बल्कि उन खबरों के पीछे का कारण भी इसमें बताया जाता है। कारण के साथ साथ प्रभाव और महत्व को समझाने का क्या करता है, काम करता है। संपादकीय पृष्ठ पर लिखे गए लेख अखबार के बहुत बुद्धिजीवी वर्ग, संपादक और विशेषज्ञों की सामूहिक सोच को प्रस्तुत करते हैं। संपादकीय पृष्ठ की प्रकृति की बात करें तो पहला विचार प्रधान है। तो विचार प्रधान क्या? इस पृष्ठ पर भावनाओं या अफवाहों की जगह तर्क संगत विचार होते हैं, मतलब कि ये 100% सत्य पर विचार होते हैं। यहाँ लिखे लेख किसी मुद्दे पर अखबार का आधिकारिक दृष्टिकोण बताते हैं, यानी बेसिक दृष्टिकोण बताते हैं। इसलिए ऑफिशियल दृष्टिकोण इसमें क्या करते हैं, बताते हैं। इसमें अखबार की बौद्धिक आवाज भी क्या होता है, इसे क्या जो ऐसे बताते हैं, इसे क्या कहते हैं, अखबार की बौद्धिक आवाज भी कहते हैं। अगला विश्लेषणात्मक। संपादकीय पृष्ठ केवल घटना नहीं बताता, बल्कि घटना के पीछे के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करता है। इससे पाठक मुद्दे को गहराई से समझ पाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है इसका, मार्गदर्शक प्रकृति। इसका उद्देश्य पाठकों को सही दिशा देना, सोच विकसित करना और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना होता है। कई बार संपादकीय सरकार, समाज या संस्थाओं को भी सुझाव भी देता है, संस्था को क्या देता है, सुझाव भी देता है। निष्पक्षता व संतुलन। संपादकीय के विचार भले ही अखबार के हों, परंतु इनके पीछे तथ्य, प्रमाण और तर्क होते हैं, मतलब सच्चाई होती है इसमें से। यह इसमें भाषा संयमित, सभ्य और संतुलित होती है। विविध लेखन। संपादकीय पृष्ठ पर मुख्य संपादकीय, उप संपादकीय, कॉलम, पत्र लेखक और क्या कहते हैं कि राय आदि शामिल होते हैं। यह विविधता पाठक को अलग अलग दृष्टिकोणों से परिचित कराती है। अगला इसमें जनमत निर्माण। संपादकीय पृष्ठ जनता की सोच को प्रभावित करता है और कई बार राष्ट्रीय मुद्दों पर जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो आपको क्या करना है, कमेंट जरूर करना है कि भाई समझ में आ रहा है सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये समझ में भी आएगा और दिलचस्प भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, अपने किसी प्रिय अभिनेता का क्या करना, व्यक्ति चित्र तैयार करना है, मतलब कि जो खास जो एक्टर हैं, उन एक्टर के बारे में आपको ये बताना है, उनको कैसा आपको लगता है, उसके बारे में सच्चाई बताना है कि वो दुनिया भर में कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है, वो लोगों के प्रति कैसे विचार व्यक्त करते हैं, उनके बारे में, उनके जो भी बातें हैं वो आपको बता देना है। आपको क्या अच्छा लगता है उनका, ये सब उन पे क्या करना, बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक अभिनेता लेता हूँ शाहरुख खान की। आप अपने जगह में जो जो अच्छा लगता है, जो आप जिस पे आप रुचि रखते हैं, उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। तो मैंने लिया है शाहरुख खान पे क्योंकि ये मेरे लिए फेवरेट है, सपोज दैट। तो ये मान लो, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मेरे प्रिय जो अभिनेता वो क्या है, शाहरुख खान है, जिन्हें दुनिया भर में किंग खान और बॉलीवुड के बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं जिस अभिनेता को लिया हूँ उसके बारे में तारीफ ही तारीफ करना है। ठीक है, और जो सच्चाई है, सच्चाई बताना है और अपनी तरफ से तारीफ भी करना है। उसके बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। उनका जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था, यानी कि शाहरुख खान का जो जन्म हुआ वो 2 नवंबर को हुआ था
कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट? उसका जन्म हुआ था दिल्ली में, 1965 में हुआ था। 2 नवंबर 1965 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। यह जो है कि साधारण परिवार से आने वाले शाहरुख खान ने, ये कौन सा परिवार से थे? साधारण परिवार से, मतलब नॉर्मल परिवार जिस तरह से हम लोग हैं। शाहरुख खान ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन से फिल्म जगत में एक अलग ही पहचान बनाई। सही बात है ना? शाहरुख खान का व्यक्तित्व बेहद ही आकर्षक और ऊर्जावान है। वो किसी से बात करता है ना, मजा आ जाता है। ठीक है, उनके बोलने का तरीका, फिल्म में ही देखते हो ना, मूवी में देखते हो, कितना मजा आता है सुनने में, उसकी आवाज, उनकी मुस्कान, अरे वाह! संवाद, अदायगी और अभिनय शैली किसी भी दर्शक को क्या करती है? प्रभावित करती है। वे रोमांस, एक्शन, कॉमेडी और भावनात्मक सभी तरह की भूमिकाएं आसानी से निभा लेते हैं। तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का क्या है? ये प्रमाण है। उनकी जो फिल्में हैं, देखो उनकी फिल्में कई है। जो सबसे पहले उनकी जो फिल्में बहुत हिट हुआ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये फिल्म बहुत स्टार्टिंग का फिल्म है, शुरुआती इन्होंने बनाया था। ये जो फिल्म है स्टार्टिंग के समय में बनाए थे, तो ये फिल्म उसका बहुत ही हिट हुआ, बहुत दिन तक ये चला सिनेमा हॉल में। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आज भी इसे लोग जो देखते हैं उससे रुझ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा से इसमें एक्टिंग, इतना सा रोमांस, क्या लव स्टोरी, मजा आता है। आप नहीं देखे हैं तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख जरूर लीजिएगा। कभी खुशी कभी गम, कितना मजा आता था इसमें। तो स्वदेश, चक दे इंडिया, बाजीगर, पठान, ये सब मूवी बहुत ही आकर्षक है, बहुत मजा आया देखने में, आप लोग भी जरूर देखिएगा। आज भी दर्शकों के दिलों में ये सब मूवी क्या करती है? बसती है। चक दे इंडिया और स्वदेश जैसी फिल्मों में उन्होंने गंभीर और प्रेरणादायक भूमिकाएं निभाई। तो इसमें क्या करें, मोटिवेशनल टाइप के ये मूवी बनाए थे ये सब, चक दे इंडिया और स्वदेश। आप लोग नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। जो उनके गहरे और संवेदनशील अभिनय को क्या करती है? दर्शाती है। अभिनय के अलावा शाहरुख खान का व्यक्तित्व विनम्र और मानवीय मूल्यों से भरा है। मानवीय मूल्यों से भरा है। वे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और कई बार जरूरतमंदों की क्या करते हैं? सहायता भी करते हैं। उनकी सफलता की कहानी युवाओं को मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देती है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। आपको जो भी एक्टर अच्छा लगता है उसके बारे में आपको बता देना है, ये आपका कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। मजा आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शहरों में, क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझिएगा स्टूडेंट्स। शहरों में वृद्धों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक फीचर लेखन तैयार की। वृद्ध मतलब बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों के बारे में देखते हुए क्या करना है? एक फीचर लेखन तैयार करना उसके बारे में। आज चलिए आंसर देखिए। आज के आधुनिक शहर तेज रफ्तार जीवन, व्यस्त दिनचर्या और तकनीक से जुड़ा हुआ है। सही बात है, आज के लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। इस बदलते माहौल में शहरों के जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, एक नई चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो अभी का जो समय है, एक ऐसा समय हो गया तो स्टाइलिश, और जो जो नए लोग हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, ना कि बुजुर्ग के बारे में। वो लोग बुजुर्ग से उतना नाता नहीं रखते हैं, वो नए नए लोगों से, है ना। ये अपने अपने क्या समय आ गया है, एक ऐसा समय आ गया है जो लोग अपने ही पर ही रहते हैं। बूढ़े लोग जिसके घर में ही अगर हैं तो उनके बारे में यानी अलग सी भावना रखते हैं, दिल में एकदम नई अलग सा विचार रखते हैं ना, सही से ध्यान नहीं देते हैं, उसको उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो उन पर रक्षा नहीं किया जाता, सही से उनका ख्याल नहीं रखा जाता। ये बहुत बड़ा एक सोच लो दुष्परिणाम है हम लोगों का, ये दुष्करी है बुजुर्ग लोगों का, बहुत बुरा समय है। तो ये अच्छा नहीं होता है, हमें बुजुर्ग लोगों को लेकर साथ में चलना चाहिए। एंड जहाँ शहर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन और मनोरंजन के अवसर देता है, वहीं अकेलापन और सुरक्षा और उपेक्षा जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। किसके लिए? बुजुर्ग के लिए। पहले संयुक्त परिवारों में वृद्धों को सम्मान मिलता था। पहले क्या होते थे लोग? एक साथ बहुत बड़े परिवार, एक साथ दादा दादी चाचा चाची, है ना, दादा दादी चाचा चाची बच्चा जो भी है वो सब एक साथ मिलके रहते थे। मतलब कि अगर दादा दादी है, उनके बच्चे मतलब चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, है ना, तो हम लोग एक साथ रहते थे।
बहुत बड़ा फैमिली लगता था, मतलब कि दादा के जितने भी बेटे हैं सभी बेटे साथ में रहते थे दादा को लेकर। कितना अच्छा फैमिली होता था, कितना प्यार होता था उसमें। अभी क्या होते हैं, फिर सिर्फ माँ बाप तक मतलब कि अपने बच्चे तक ही रखते हैं, अपना और अपने बच्चे तक ही रखते हैं, मतलब उसके बाद वो अलग, भाई को भी नहीं पूछते। मतलब इस तरह से ये समय आ गया, ये बहुत बुरा है, ये समय बहुत बुरा है। सहारा और साथ मिलता था, तो एक संयुक्त परिवार में क्या होता था, वृद्धों को सम्मान मिलता था, सहारा मिलता था और साथ मिलता था। परंतु शहरों में न्यूक्लियर परिवारों के यानी छोटे परिवारों के बढ़ते चलन ने उनकी स्थिति को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। कई युवा कामकाजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने माता पिता के लिए भी पर्याप्त समय नहीं, देख लो, देखो अपने लिए, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं बाबा हो, माता पिता के बारे में भी नहीं सोचते। इतना बुरा समय आ गया। इसी वजह से परिणाम स्वरूप कई बुजुर्ग अकेलेपन, मानसिक तनाव और भावनात्मक दूरी का क्या करते हैं, सामना करते हैं। शहरों में वृद्धों की एक संख्या, बड़ी समस्या सुरक्षा और स्वास्थ्य है। ट्रैफिक, भीड़-भाड़ और तेज शहरी गति उनके लिए मुश्किलें पैदा करती है। कई बुजुर्गों को अस्पताल, बैंक या बाजार तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जिस उम्र में उन्हें सहारे और देखभाल की आवश्यकता होती है, उस समय उन्हें खुद की कई काम अकेले करने पड़ते हैं। आप खुद देखते होंगे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। हालांकि सकारात्मक पक्ष भी है। कई शहरों में सीनियर सिटीजन क्लब, ओल्ड एज केयर सेंटर, डे केयर सेंटर, हेल्पलाइन और सामुदायिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जो वृद्धों को सामाजिक जुड़ाव और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। पार्कों में मिलने वाले वृद्ध समूह की देखो, कभी-कभी पार्क में बहुत लोग, बूढ़े लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ पे लोग मिलते हैं, एक-दूसरे से बातें करते हैं, तो वही उसको खुशहाल बनाते हैं, है ना? पार्कों में मिलने वाले वृद्ध समूह उनकी दिनचर्या को खुशहाल बनाते हैं। स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट प्रयोग भी उन्हें बच्चों से जुड़े रहने का क्या करते हैं, साधन देता है। तो इस तरह से ये है फीचर लेखन का वृद्ध से जुड़े। तो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। चलो आगे स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्र भारत में लाल किले का महत्व विषय पर एक फीचर क्या कीजिए, तैयार कीजिए। मान के चलो ये लाल किला आप लोग जानते हो, लाल किला आप लोग गए होंगे, लाल किला के बारे में आपको बहुत सारे नॉलेज होंगे। तो उस लाल किला के बारे में आपको बताना है, उसी के बारे में एक फीचर लेख तैयार करना है, उसी के मतलब अच्छाई के बारे में बताना, उसी के बारे में विशेषताएं के बताना, यहाँ पे बताना क्या है वो, उसके बारे में क्या। तो देखिए, समझिए, लाल किला भारत के इतिहास, गौरव और राष्ट्रीय अस्मिता का जीवंत प्रतीक है। मुगल काल में निर्मित यह विशाल किला एक ऐतिहासिक धरोहर ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की पहचान और राष्ट्र एकता का प्रतीक बन चुका है। इसका महत्व स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता रहा है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्रचार से पहली बार तिरंगा फहराया। यह घटना लाल किले को हमेशा के लिए राष्ट्रीय गर्व का क्या करती है, केंद्र बना गई। तभी से हर वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहीं से राष्ट्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यह परंपरा लाल किले को स्वतंत्र, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव के साथ जोड़ती है। लाल किला लाल किला स्वतंत्र भारत के लिए जन आंदोलनों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की याद भी दिलाता है। क्रांतिकारियों के भाषण, स्वतंत्रता की मांग और आजादी की लहर इस स्थान से गहरे रूप में जुड़ी हुई है। यह किला हमें यह याद दिलाता है कि आज का स्वतंत्र भारत उन लाखों बलिदानों का परिणाम है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध क्या की, आवाज उठाई। आज लाल किला न केवल एक पर्यटन स्थल है, आज लाल किला न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय आयोजनों का प्रमुख केंद्र भी है। लाइट एंड शो भी वहां होते हैं, गणतंत्र दिवस के आयोजन भी होते हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं। इसे हमेशा जीवंत बनाए रखती है। इसके अलावा लाल किले को यूनेस्को, है ना, यूएनएसको द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। विश्व के द्वारा सोच सकते हो। तो ये यूएनएसको क्या है, ये एक बार गूगल में आप सर्च करेंगे, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। यूनेस्को, ठीक है।
जो इसकी वैश्विक महत्व को दर्शाता है। फिर से, इसके अलावा लाल किले को यूनेस्को द्वारा विश्व की धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इसकी वैश्विक महत्ता को क्या करता है, दर्शाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अपने प्रिय लेखक, आपके जो खास लेखक हैं, उनके बारे में, उनके व्यक्ति चित्र वो कैसे हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या उसमें खूबी है, इसको बताते हुए आपको क्या करना है, फीचर लेखन, मतलब फीचर लेखन लिखना है, व्यक्ति चित्र तैयार करना या फीचर लेखन लिखना है। चलिए इसके बारे में आपको बताना है। देखते हैं, मेरा फेवरेट जो लेखक है स्टूडेंट रियल में, वो है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। और मेरा भी नाम जो मैं हूँ, मेरा नाम फुल नाम जो है वो भी प्रेमचंद है। ठीक है, तो मेरा फुल नाम, पूरा नाम प्रेमचंद ही है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और मुझे लोग प्यार से प्रेम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्यार से प्रेम बुलाते हैं। तो आप लोग भी प्यार से प्रेम सर बोलते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए, मेरे प्रिय लेखक मुंशी प्रेमचंद है। जो मेरे प्रिय लेखक, जो खास लेखक, वो मुंशी प्रेमचंद है, जिन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसे क्या कहते हैं लेखक है, जो जितने भी स्टोरी बनाया, जितने भी कहानी लिखा है, जितने भी कविताएं लिखी है, ये आकर्षक लिखा है। जो लोग इनके कहानी को पढ़ते हैं ना, उनका दिल एकदम जुड़ जाता है उनसे, उनसे प्यार हो जाता। सोच लो, इतना अच्छा आकर्षक कहानी बनाता है, बहुत अच्छा। और उसी इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का, सोच लो, हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को, इनका जो जन्म कब होता है, 31 जुलाई को हुआ, 1880, 31 जुलाई 1880, याद रखना। प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक है, वाराणसी के पास। कहाँ हुआ? वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में। कहाँ के? वाराणसी के। याद रहेगा। चलिए आगे। साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा, सहनशीलता और गहन मानवीय संवेदनाओं के कारण साहित्य जगत में अमिट स्थान क्या किया, बनाया। प्रेमचंद का व्यक्तित्व सरल, सादा और आदर्शवादी था। वे दिखावे से दूर बेहद ईमानदार और संवेदनशील स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन में संघर्षों का क्या करते थे, सामना करते थे, और सामना करते हुए भी उन्होंने अपने लेखन को समाज की सच्चाइयों से जोड़े रखा। उनका मानना था कि साहित्य का काम केवल मनोरंजन ही करना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी है। कितने अच्छे विचार हैं। आगे, उनकी रचनाओं उनकी रचनाओं में गरीबी, किसानों, स्त्रियों और उपेक्षित वर्गों को दर्द बहुत गहराई से उभर कर आता है। उनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें तो गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि तथा तथा इनसे जुड़ी कहानियां हैं। और इनसे जुड़ी कहानियां क्या? कफन, पूस की रात, बाप रे, मजा आता है इस सब कहानी में। नमक का दौरा आज के पाठकों को मन को झकझोर देती है। ठीक है, प्रेमचंद की भाषा जो है, वो जो स्टोरी बनाते हैं, वो सहज और सरल और जीवन के अनुभवों से भरी हुई उनकी होती है। वे पात्रों को इस तरह से गढ़ते थे, मतलब इस तरह से गढ़ के मतलब समझाते थे कि पाठक उनसे जोर महसूस करता था, मतलब जुड़ाव महसूस करता था। प्रेमचंद न केवल महान लेखक थे, बल्कि समाज सुधारक, सच्चे शिक्षक और मानवीय मूल्यों के समर्थक भी थे। उनका साहित्य आज भी भारतीय समाज की वास्तविकता तस्वीर दिखाता है और हमें नैतिक संघर्ष और मानवता का क्या करता है, संदेश देता है। चलो, ये हो गया आपका लेखक के प्रति व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बच्चों की समस्या को ध्यान में रखकर एक फीचर लेखन तैयार कीजिए। तो दिमाग में आपको आ जाता है, अभी के समय को देखते हुए बच्चों के समस्या में बहुत बच्चों क्या करते हैं, मोबाइल से जुड़ते जा रहे हैं। हम लोग अपने अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाते हैं, जिससे बच्चे अपना माइंड मोबाइल में फोकस करने लगते हैं और वो गेम वेम खेलने लगते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसके बारे में समझ में आए, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। आज का बच्चा कल का नागरिक है, ये तो पता है। आज का बच्चा ही क्या होता है, कल का नागरिक होता है। लेकिन तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों की समस्याएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आधुनिक समाज में तकनीक, पढ़ाई का दबाव और पारिवारिक परिस्थितियां बच्चों के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है। इन्हीं समस्या को समझना और उनका समाधान ढूंढना समाज की जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करें शैक्षणिक दबाव की। स्किलों की प्रतियोगिता, भारी होमवर्क, कोचिंग का बोझ और अच्छे अंक लाने की अपेक्षा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है।
धीरे-धीरे बच्चे तनाव, थकान और आत्मविश्वास की कमी का क्या करते हैं, अनुभव भी करने लगते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है मोबाइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और तकनीक का अत्यधिक उपयोग। बच्चे बहुत अधिक मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद, पढ़ाई और व्यवहार पर असर डालता है। जो बच्चे अधिक मोबाइल देखते हैं, उसके मन में, उसके बोलने तरीके में, है ना, उस बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है एकदम। किसी भी छोटा-सा बात आप बच्चे को समझाएँगे ना, गुस्सा हो जाएगा, है ना? माँ-बाप, अगर कोई भी, माँ-बाप ही नहीं, भाई-बहन, दोस्त यार, कोई भी अगल-बगल कोई भी समझाएँगे ना, उससे झगड़ा कर लेंगे, उनसे लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, है ना? उनको जोर से चिल्लाएँगे, तो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं, इससे हो जाते हैं बच्चे। इससे बच्चों की बहुत सारी नुकसानियाँ होती है। बच्चों की आँखों की कमज़ोरी आँखों में क्या आती है? कमज़ोरी आती है, ध्यान की कमी आती है, नहीं फ़ोकस नहीं कर पाते कोई सी अच्छे चीज़ में, है ना? और सामाजिक दूरियाँ भी इससे बढ़ती है। भावनात्मक और पारिवारिक समस्याएं भी बच्चे को प्रभावित करती है। माता पिता की व्यस्तता के कारण, मतलब बिजी के कारण, बच्चों को प्यार और बातचीत का समय नहीं मिल पाता है। आज के समय में माता पिता भी सेल्फिश हो गए हैं, ठीक है। कई बच्चे अकेलापन का भी शिकार हो गए हैं और डर या और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। कुछ मामलों में घरेलू तनाव, डांट फटकार का या गलत संगत भी उनके व्यक्तित्व को कमजोर कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जंक फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मोटापा बच्चों के शारीरिक विकास में क्या करती है, बाधा डालती है। सकारात्मक पहलू यह है कि सकारात्मक भी उसमें कुछ बातें हैं बच्चों में, यह कि कई स्कूल और संस्थाएं अब बच्चों के लिए काउंसलिंग, खेलकूद, कला गतिविधियां और स्वास्थ्य का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, है ना। माता पिता भी बच्चे से खुलकर बात करते हैं, करके उन्हें समय देकर सही वातावरण बनाकर इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला नंबर है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, अखबार के स्वरूप का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मतलब सब यानी एक फीचर लेखन से जुड़ा हुआ है। अखबार के बारे में सही से बताना मतलब फीचर, है ना, फीचर लेखन। तो अखबार के स्वरूप की संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर देखिए, अखबार यानी न्यूज़पेपर सूचना का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। इसका स्वरूप ऐसा होता है कि पाठक देश देश दुनिया की खबरें, विचार, विश्लेषण और मनोरंजन सब कुछ एक ही स्थान पर मिल जाता है इन्हें, है ना। अखबार का रूप सरल, सुव्यवस्थित और विषयवार विभाजित होता है, जिससे पाठक अपनी रुचि के अनुसार सामग्री आसानी से पढ़ सकता है। अखबार का स्वरूप मुख्य रूप से कई पृष्ठों और अलग-अलग हिस्सों में बटा होता है। पहला पृष्ठ सामान्यतः मुख्य पृष्ठ कहलाता है। पहला जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, मुख्य पृष्ठ होता है इसका, जिसमें दिन की सबसे महत्वपूर्ण और ताजा खबरें होती है पहला पेज में। इसके बाद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल व्यापार, मनोरंजन, स्थानीय खबरें आदि के खेल अलग-अलग पृष्ठ होते हैं। अखबार एक महत्वपूर्ण संपादकीय पृष्ठ होता है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार, विश्लेषण और अखबार का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा राय विचार, फीचर लेख, लेखकों के कॉलम, विज्ञापन और सूचना बोर्ड भी अखबार के स्वरूप का हिस्सा है। अखबार के स्वरूप की विशेषता इसका संतुलित लेआउट, साफ हेडलाइट, उपशीर्षक, तस्वीरें, चार्ट और बॉक्स आइटम होते हैं, जो सामग्री को आकर्षक और स्पष्ट बनाते हैं। समाचार प्रस्तुत करने के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहले दी जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वो सबसे पहले पृष्ठ में दी जाती है। सो ये आपने देखा अखबार में, अखबार के। तो अब स्टूडेंट्स आपका है फीचर लेखन। फीचर लेखन के पूर्व, तो फीचर लेखन तो आप लोग समझ ही चुके हैं। तो फीचर लेखन के पूर्व मतलब फीचर लेखन को लिखने से पहले की तैयारी क्या होता है, क्या तैयारी करी जाती है, इसके बारे में। एक फीचर लेखक को लिखने से पूर्व किन किन बातों का क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ये बताना है आपको। आगे है फीचर लेखन की पूर्व तैयारी से आते हैं। फीचर लेख लिखने से पहले की जाने वाली सभी योजनाएं, अध्ययन, सामग्री संग्रह, सोच विचार तथा विषय की समझ। फीचर लेख केवल तथ्य ही नहीं देता, बल्कि उन्हें रोचक, प्रभावशाली और साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसलिए
एक अच्छा फीचर लेखन से पहले क्या करती है, पूरी तैयारी करता है। लेखन से पहले, कुछ लिखने से पहले वो पहले तैयारी कर लेता है उनके बारे में, ताकि लेख क्या हो, आकर्षक हो, सटीक और उपयोगी बन सके। फीचर लेखन की पूर्व में तैयारी क्या-क्या होती है? सबसे पहले एक स्टूडेंट फीचर लिखने से पहले क्या कहता है, विषय का स्पष्ट चयन होता है। जो विषय पर आप लेख लिखने वाला है, उसके बारे में सही से चयन करता है, वो चुनाव करता है कि भाई जो लिख रहा हूँ वो किस पर आधारित है। लेखक को पहले तय करना ये होता है कि भाई वह किस विषय पर फीचर लिख रहा है। सांस्कृतिक, सामाजिक, यात्रा, जीवनशैली, बच्चों की समस्या, किसी व्यक्ति का व्यक्ति चित्र, ये आदि हो सकता है। विषय का गहन अध्ययन किया जाता है पहले। जिस विषय पर लिखा जा रहा है उसके बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी इकट्ठी करना आवश्यक है। इसके लिए पुस्तकें, लेख, रिपोर्ट, इंटरनेट स्रोत, साक्षात्कार आदि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह। फीचर में जानकारी विश्वसनीय होती है, इसलिए लेखक सही तथ्य, उदाहरण, आंकड़े और संस्मरण जुटाता है ताकि लेख प्रभावशाली बन सके। रूपरेखा बनाना। लेख में क्या-क्या बिंदु शामिल किए जाएंगे, इसकी एक रूपरेखा बनानी जरूरी है। इससे लेख क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित बनता है। पाठकों को ध्यान में रखना, जो जिसके लिए बना रहे हैं, तो उनको भी क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है ना, उनके बातों पर ध्यान दिया जाता है। फीचर किस वर्ग के लिए लिखा जा रहा है, मतलब फीचर जो लिख रहे हैं वो इस पर भी ध्यान रखें कि वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं, बूढ़े भी पढ़ सकते हैं, तो हर बात को ध्यान रखते हुए वो फीचर लेखन तैयार करेगा। ठीक है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं या सामान्य पाठकों के लिए समझकर भाषा, शैली और प्रस्तुति का चयन किया जाता है। रोचक शैली चयन। फीचर की भाषा क्या होती है, सरल, कहानीनुमा और चित्रात्मक, जीवंत होनी चाहिए, ताकि जो लोग इससे देखे उसको समझ में अच्छा आए, मजा आए। लेखक पहले से तय करता है कि लेखक को किस शैली में प्रस्तुत करना है। ठीक है। इसके बाद आगे है उद्देश्य की स्पष्टता। लेख का उद्देश्य सूचना देना, प्रेरित करना, यानी कि मोटिवेशन करना, मनोरंजन करना या फिर जागरूकता फैलाना, लेखन से पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। फील्ड विजन साक्षात्कार। यदि विषय व्यवहारिक है तो लेखक मौके पर जाकर अनुभव एकत्र कर सकता है या संबंधित लोगों से बातचीत भी कर सकता है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट आपका, पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों को रेखांकित कीजिए। स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्टली जल्दी पढ़ता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को ध्यान सुनने की कोशिश कीजिएगा। पुस्तक समीक्षा किसी भी पुस्तक का आलोचनात्मक और सारगर्भित मूल्यांकन होती है। इसमें पुस्तक की विशेषताओं, कमियों, शैली, उद्देश्य और प्रासंगिकता का संतुलित विश्लेषण किया जाता है, ताकि पाठक को यह समझने में आसानी हो कि पुस्तक पढ़ने योग्य है या नहीं। एक अच्छी पुस्तक समीक्षा न केवल पुस्तक का सार बताती है, बल्कि उसकी उपयोगिता और सामाजिक योगदान का भी क्या करती है, संकेत देती है। पुस्तक समीक्षा के प्रमुख पक्ष निम्न प्रकार हैं। पहला, शीर्षक, लेखक का परिचय। शीर्षक और लेखक का परिचय। समीक्षा की शुरुआत पुस्तक के शीर्षक, लेखक, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक और संस्करण के परिचय से होती है। इससे पाठक को मूल जानकारी मिलती है। पुस्तक की विषय वस्तु का सार। समीक्षक पुस्तक के केंद्रीय विषय और मुख्य विचारों को संक्षेप में बताता है। इसमें पुस्तक का उद्देश्य, लेखन शैली और पाठक वर्ग भी स्पष्ट किए जाते हैं। भाषा और शैली। समीक्षा लेखक की भाषा समेत शैली, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और प्रस्तुत की रोचकता का विश्लेषण करता है। यह देखा जाता है कि पुस्तक सरल, प्रभावी और आकर्षक है या नहीं। पुस्तक की विशेषताएं। समीक्षा में पुस्तक को के महत्वपूर्ण और सकारात्मक पक्षों को रेखांकित किया जाता है, जैसे मौलिकता, तार्किकता, शोधपरकता, आकर्षक वर्णन, विश्वसनीय तथ्य आदि। पुस्तक की सीमाएं या कमियां। एक संतुलित समीक्षा की कमजोरियां को भी ईमानदारी से बताती है, जैसे विषय की पुनरावृत्ति, अस्पष्ट तर्क, भाषा दोष, पक्षपात, लंबाई आदि। पुस्तक का महत्व और प्रासंगिकता। समीक्षक यह बताता है कि पुस्तक वर्तमान समाज, पाठकों या किसी विशेष क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है। अगला इसमें निष्कर्ष सुझाव। तो अंत में समीक्षक पुस्तक के समग्र प्रभाव को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि पुस्तक किस प्रकार के पाठकों के लिए लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी ऐतिहासिक स्थल पर एक फीचर लेख तैयार कीजिए।
भारत की ऐतिहासिक धरोहर में, ध्यान सुनिए, भारत की ऐतिहासिक धरोहर में फतेहपुर सीकरी एक ऐसा नगर है जो मुगल वैभव, कला कौशल और सत्यापत समृद्धि जीवन का प्रमाण है। यह आगरा से लेकर 40 किलोमीटर दूर स्थित है। बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में इसे अपनी राजधानी के रूप में बसाया था। आज भी यह नगर अपनी भव्य इमारतों और शांत वातावरण के कारण यात्रियों को अतीत की यात्रा पर ले जाता है। फतेहपुर सीकरी का प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा विश्व के सबसे ऊंचे द्वार में से एक है। इसकी ऊंचाई और कलाकृतियां मुगल स्थापत्य की अनोखी पहचान और लाल बलुआ पत्थर पर की गई नक्काशी और नुकुरान की आयतें और इसे और भी पवित्र स्वरूप देती है। यह द्वार अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में बनवाया गया था। इसके बाद दीवान ए खास, जहां अकबर अपने विशेष मंत्रियों से चर्चा करते थे। स्थापत्य कला अद्भुत नमूना है। यहाँ एक का मुकुट स्तंभ, सेंट्रल पिलर अपनी अनूठी नक्काशी और डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। इसी परिसर में पंचमहल स्थित है, जिसका 5 मंजिलें प्राकृतिक हवा और रोशनी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। यह भवन महारानी और राजमहल की महिलाओं के लिए मनोरंजन का स्थान माना जाता है। फतेहपुर सीकरी का सबसे पवित्र हिस्सा है सलीम चिश्ती की दरगाह। सफेद संगमरमर से बनी यह दरगाह सूफी परंपरा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की आशा लेकर धागे बांधते हैं। फतेहपुर सीकरी आज भी इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला का जीवन संग्रहालय है। यह हमें मुगल शासन की समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता और कला प्रेम का संदेश देता है। यह स्थल भारतीय विरासत का अनमोल रत्न है, जिसे देखना हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। क्वेश्चन नंबर 14 अपने प्रिय खिलाड़ी का व्यक्तित्व चित्र तैयार कीजिए। आपका जो भी है, ये नहीं कि भाई मैंने लिया विराट कोहली तो आप भी विराट कोहली लोगे। आपके लिए जो अच्छा फेवरेट खिलाड़ी है, प्लेयर है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलो। मेरा प्रिय खिलाड़ी जो है वो स्ट्रेंथ मान लो विराट कोहली है। विराट कोहली आधुनिक क्रिकेट जगत के सबसे लोकप्रिय और सफल खिलाड़ियों में से एक है। उनका नाम प्रेरणा, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक बन चुका है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे उसका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1988 में को दिल्ली में जन्मे विराट बचपन से ही क्रिकेट के प्रति अत्यंत उत्साहित थे। उनकी मेहनत और खेल भावना उन्हें भारत का रन मशीन सॉरी यानी कि ये देखो, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा यानी कि जीप गड़बड़ा जाता है ना, क्योंकि बहुत देर से ना एक साथ बोल रहा हूँ। चलो इसको यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ। इनका जन्म कब हुआ? 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे विराट बचपन से ही क्रिकेट के प्रति अत्यंत उत्साहित थे। उनकी मेहनत और खेल भावना उन्हें भारत का रन मिशन बना दिया। विराट कोहली की सबसे बड़ी विशेषता उनके खेल में दिखने वाले आत्मविश्वास और निरंतरता है। वो हमेशा टीम के लिए खेलते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी तेज गति से रन बनाने और मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखती है। फिटनेस के प्रति उनका समर्पण युवाओं को प्रेरित करता है। वे न केवल खेल में बल्कि अनुशासन में भी एक आदर्श माने जाते हैं। उनके नेतृत्व कौशल ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीतें हासिल की। मैदान में आक्रामक लेकिन नियंत्रित रवैया और हर दौर में बेहतर प्रदर्शन की चाह उन्हें विशिष्ट बनाती है। विराट सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं, यानी समाज के काम में भी वो सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा स्थापित फाउंडेशन बच्चों और जरूरतमंदों की सहायता करता है। विराट कोहली का व्यक्तित्व इस बात का संदेश देता है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से सफलता अवश्य मिलती है। उनकी खेल या यात्रा युवाओं को अपने सपनों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। इसी कारण वह मेरे प्रिय खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नदियों के बढ़ते प्रदूषण के संबंध में एक फीचर लेख तैयार करिए। अब देखो नदियों में, तो ये आप देख सकते हो अभी के समय में नदी में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, कचरे उचरे को नदी में ही फेंक देते हैं, है ना। अपने नाले को नदी की ओर मोड़ते हैं, तो नाला का पानी भी नदी में जाता है। तो इससे क्या होते हैं, नदी में गंदगी बढ़ती है। ठीक है, जल प्रदूषित होते हैं। चलिए, इसके लिए आपको फीचर लेख तैयार करना। भारत, अगला समझिए, इसको समझिए, ध्यान समझिए। भारत में नदियों को जीवनदायिनी, पवित्रता और सभ्यता की आधारशिला माना जाता है ना। किंतु आधुनिक विकास, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण आज नदियां
गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है। गंगा, यमुना, गोमती, साबरमती, महानदी लगभग सभी नदियों प्रदूषण के दबाव में कराह रही है। यह स्थिति केवल प्रकृति का नुकसान नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए भी बड़ा खतरा बन चुकी है। सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, क्या बोले औद्योगिक मतलब बड़े बड़े जो कारखाने में क्या होते हैं उसका जो रुख होता है, गंदगी वंदगी सब पानी में जाता है। तो औद्योगिक अपशिष्ट ये बहुत बड़ा उनके दुष्परिणाम है ना, बुरा कारण है। अनेक कारखाने बिना उपचार किए रासायनिक कचरे को क्या करते हैं, सीधे नदियों में बहा देते हैं। इससे नदी का पानी जहरीला हो जाता है और जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है ना, जलीय जीव मरने लगते हैं। इसके अलावा शहरों का सीवेज जो है और घरेलू जो कचरा भी है वो नदी प्रदूषण का भी बड़ा स्रोत है। अधिकांश नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट की उचित व्यवस्था न होने के कारण करोड़ों लीटर गंदा पानी प्रतिदिन नदियों में गिरता है। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, तो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी अनजाने में प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन रही है। पूजा सामग्री, मूर्ति विसर्जन, प्लास्टिक और फल फूल मलाए सीधे नदी में लोग डाल देते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद और कीटनाशक भी वर्षा के जरिए नदी में मिल जाते हैं जाकर। ठीक है, नदियों की इस बिगड़ते स्वास्थ्य का प्रभाव मनुष्य पर सीधा पड़ता है। दूषित पानी से त्वचा रोग, पेट की बीमारियां और जल जनित संक्रमण बढ़ रहे हैं। इसके अलावा खेती और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित होती है। समाधान के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक कचरे के कठोर नियम बनाए जाए, आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाए और जन जागरूकता बढ़ाई जाए। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए और धार्मिक स्थलों पर पर्यावरण व्यवस्था लागू करना आवश्यक है। नदियां केवल जल का स्रोत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और अस्तित्व की धारा है। उन्हें स्वच्छ रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। ये तो मैंने आपको जो बताया ऊपर में, ये 15 नंबर तक स्टूडेंट्स देखो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो ये आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के जो मैंने आपको बताया है 15 नंबर तक, ये 20 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। अब मैं छोटा छोटा क्वेश्चन टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, मातृभाषा में शिक्षा। तो अब समझिए, मातृभाषा वो भाषा है जिसमें बच्चा सबसे पहले सीखता है। जिससे क्या होता है, बच्चा मातृभाषा सबसे पहले सीखता है। मातृभाषा वो भाषा है जिसे बच्चा सबसे पहले सीखता है। इसलिए शिक्षा का प्रारंभ मातृभाषा में होने से सीखना सरल और स्वाभाविक स्वाभाविक और प्रभावी बन जाता है। बच्चे बिना किसी भाषा के विषय को आसानी से समझते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृभाषा में शिक्षा से सोचने, तर्क करने और अभिव्यक्ति की क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। इसके माध्यम से बच्चे अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से भी जुड़े रहते हैं। यह शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा को सर्वोत्तम प्रारंभिक शिक्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टिप्पणी में क्वेश्चन नंबर 17, रंगमंच की समीक्षा। भैया ये समझिए क्या है। रंगमंच की समीक्षा किसी नाटक या मंचन का निष्पक्ष और संतुलित मूल्यांकन है। इसमें नाटक की कहानी, विषय वस्तु, अभिनय, निर्देशन और मंच सज्जा का संक्षिप्त विश्लेषण किया जाता है। समीक्षक यह देखता है कि कलाकारों की अभिव्यक्ति, संवाद, भाव भंगिमा कितनी प्रभावी है। साथ ही संगीत, प्रकाश, व्यवस्था, वेशभूषा और सेट डिजाइन जैसे तकनीक पक्षों की भी ध्यान में रखा जाता है। समीक्षा का उद्देश्य दर्शकों को नाटक की गुणवत्ता और उसके प्रभाव के बारे में सही जानकारी देना है। एक अच्छी समीक्षा नाटक की विशेषताओं और कमियों दोनों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बदलते गांव। भारत के गांव आज परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। पहले गांव की प्राकृतिक जीवन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लोग आपस में जुड़े रहते थे और अधिकांश परंपरागत तरीकों से किए जाते थे। परंतु समय के साथ गांव में शिक्षा, तकनीक और संचार साधनों के विकास ने बड़ा बदलाव ला दिया है। अब गाँवों में पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट, मोबाइल फोन, आधुनिक स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तेजी से बढ़ रहे हैं। खेती में भी तकनीक, उपकरण, ट्रैक्टर, उर्वरक और नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे उत्पादन बढ़ा है। युवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और वे शहरों पर कम निर्भर होने लगे हैं। सामाजिक स्तर पर भी बदलाव दिख रहा है। महिलाएं अब शिक्षा और रोजगार में अधिक भाग ले रही है। स्वच्छता, पेयजल और सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। हालांकि इन परिवर्तनों के साथ पारंपरिक संस्कृति और संयुक्त परिवार व्यवस्था पर भी असर पड़ा है।
सार रूप में बदलते गांव आज आधुनिक और परंपरा के बीच एक नए संतुलन की खोज में है और यह परिवर्तन ग्रामीण भारत के उज्जवल भविष्य की दिशा में सकारात्मक कदम है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, सांस्कृतिक विचार के विषय, इसको देखिए, इस पर भी टिप्पणियां हैं। सांस्कृतिक विचार फीचर एक ऐसे लेखन होते हैं, सांस्कृतिक फीचर ऐसे लेख होते हैं जिनमें किसी समाज, क्षेत्र या देश की परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैली से जुड़े पक्षों को रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनका उद्देश्य पाठकों को संस्कृति की विविधता, सौंदर्य और विशिष्टता को से परिचित कला और साहित्य करना होता है। साहित्यिक फीचर से प्रमुख साहित्यिक फीचर के जो प्रमुख विषय निम्न प्रकार हैं। लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक कला और ग्रामीण परंपराएं इसमें आते हैं लोक संस्कृति में। अगला है त्योहार और अनुष्ठान। दिवाली, त्योहार और अनुष्ठान में कौन आते हैं? दिवाली, होली, ईद, पूजा पद्धतियां, धार्मिक यात्राएं आदि आते हैं। चित्रकला, नाट्य कला, इसमें आते हैं शास्त्रीय संगीत, साहित्यकारों का योगदान। खान पान और पहनावा, इसमें क्षेत्रीय भोजन, वेशभूषा और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आते हैं। सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर और स्थापत्य पुरातात्विक धरोहरें इसमें आते हैं। छठा है सामाजिक मूल्य और जीवन शैली। परिवार, इसमें आते हैं रीति रिवाज, पारंपरिक ज्ञान और अगला है देखो, सांस्कृतिक फीचर समाज की पहचान को समझने का महत्वपूर्ण साधन है। अब स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चन यही है, पर्यावरण संबंधी फीचर। तो इसे भी ये पर्यावरण संबंधी फीचर है और ये है आपका सांस्कृतिक। अगला क्या था? बदलते गांव, ठीक है, आगे मत, ठीक है, लास्ट यही है। पर्यावरणीय संबंधी फीचर। पर्यावरणीय संबंधी फीचर ऐसे लेख होते हैं जिनमें प्रकृति, पर्यावरणीय समस्या और संरक्षण के उपायों को सरल, रोचक और जागरूकता बढ़ाने वाले रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनका उद्देश्य पाठकों को पर्यावरण से महत्व, उससे जुड़े खतरों और समाधान के तरीकों से परिचित कराना होता है। पर्यावरण फीचर में कई विषय शामिल होते हैं, जैसे कि वायु, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता का ह्रास, जलवायु परिवर्तन आदि। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और नदी झीलों की स्वच्छता, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की स्थिति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाएं इसमें आते हैं। इन लेखों में वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में समझाया जाता है तथा प्रकृति को बचाने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया जाता है। फीचर लेख पेड़ लगाने, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा और वन्य जीव संरक्षण के महत्व पर भी जोर देता है। पर्यावरण संबंधी फीचर समाज में जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति संरक्षण की सोच विकसित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करवा दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखेंगे, बाहर से कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे, तो फिर भी आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। और देखिए, मैंने इतना देर तक आप लोगों के लिए मेहनत किया स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी फर्ज होता है सपोर्ट करने का। अपने दोस्त के पास जाइए, अब जो भी आपके दोस्त हैं अपने दोस्तों को भेजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और देखिए, इसमें ये नहीं कि खाली आपका इग्नू का प्रिपरेशन होता है, ये 6 क्लास से लेके 12th क्लास के भी बेसिक जो भी क्वेश्चन आंसर है और ये एग्जाम के प्रिपरेशन इनका भी होता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग बताइए अपने दोस्तों को, भाई बहन को, जो भी है अपने रिश्तेदार को बताइए, शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, इतना मेहनत करता हूँ, इतना ही तो आपसे मांग रहा हूँ, क्या आपसे मांग रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना? तो आप लोग सर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। देखो, मैं चाहता तो भी डिजिटल बोर्ड में पढ़ता, लेकिन मेरा सिचुएशन सही नहीं है, घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सो मैं भी डिजिटल बोर्ड एफर्ट नहीं कर सकता। सो आप लोग सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड ले पाऊंगा। सो बताइएगा आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। और एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, बेस्ट ऑफ लक, है ना, फॉर योर एग्जाम। चलिए, और देखो यह बात याद रखना, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, चलो ये है आपका लाइन। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। जेन्स प्लस स्टूडेंट्स बोलिए। एक मिनट, सॉरी, इससे जाने से पहले मैं आपको एक बार बताता हूँ, ये आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ स्टूडेंट्स, आप जाइए टेलीग्राम में, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
ये पीडीएफ में पासवर्ड लगा रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं पासवर्ड इंस्टा में शेयर करता हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़ रहे हैं वो मेरे कौन है, उनसे मुझसे बातचीत हो जाती है, मैं उससे जुड़ जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं पासवर्ड इसमें लगाया हूँ। पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलता है, इजी से मैं आपको देता हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट से मांगना होगा, डिसिप्लिन से मांगना होगा, तभी मैं आपको इंस्टा में पासवर्ड आसानी से दे दूंगा। ठीक है, तो पासवर्ड इंस्टा में जाके लीजिए एंड आप अपना प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। जेनेस प्लेसमेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।